हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th की अकाउंटेंसी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज डिस्कस करूंगा। कैसे कुछ एडजस्टमेंट के ऊपर जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। इसी प्रकार से एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा ओपनिंग एंट्रीज का। और यह मेरी जर्नल की पूरी सीरीज का लास्ट वीडियो होगी। पुराने पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप चेक कर सकते हैं चैनल में जाके, लिंक भी मैं छोड़ दूंगा। चलिए बिना ज्यादा वक्त गवाए मैं अपनी चर्चा को शुरू करता हूं। तो पहली जो एडजस्टमेंट एंट्री मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है वो है क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, तो पहले मैं कॉन्सेप्चुअली डिस्कस कर लूंगा फास्ट। उसके ऊपर मैं फिर एक क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए कि हमको कैसे एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी होती है। तो पहली में बात करनी है क्लोजिंग स्टॉक की। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द एडजस्टमेंट एंट्री, मैं पहले आपको बता दूं कि होती क्या एडजस्टमेंट एंट्री। पहले आपको यह पता होना चाहिए एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब क्या होता है। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जो आप साल के अंत में करते हो, एट द एंड ऑफ द ईयर। कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करनी होती है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस भी करूंगा एट द एंड ऑफ द ईयर, बेसिकली साल की लास्ट डेट पे। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं और आप लोगों को पता भी होगा, जनरली इंडिया में अकाउंटिंग ईयर जो फॉलो होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो जो 31 मार्च को बैठ के आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, उसकी एंट्रीज आपको यहाँ पे सीखनी है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है इनको समझना। तो पहली एंट्री जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है क्लोजिंग स्टॉक की। तो सबसे पहली बात, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होती है वो होती है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, दिस इज एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रूडेंस प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई होप आपको पता होगा क्या होता है। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं साल के अंत में क्लोजिंग स्टॉक की, वो करते हैं एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये हमारे को हेल्प करता है करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने में। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता क्या है, ये शायद अभी आपको ढंग से समझ ना आए। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब आप फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ोगे काफी आगे जाके, तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और ग्रॉस लॉस क्या होता है। ठीक है, अभी आपको खाली याद रखना है दो बातें। पहले कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, और दूसरी बात कि ये आपको जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी होती है और जो उसके आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो, इससे आप अपना सही ग्रॉस प्रॉफिट या सही ग्रॉस लॉस कैलकुलेट कर पाते हो। तो इसकी जर्नल एंट्री देखिए क्या होती है। तो ये जर्नल एंट्री आपको याद रखनी है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अगेन ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है ये भी आप फाइनल अकाउंट्स में पढ़ोगे। तो अभी आप खाली लर्न कर लो फिलहाल के लिए कि जब क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री आप करोगे वो करोगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और जो यहाँ पे अमाउंट आता है, ये जो अमाउंट आता है ये आता है आपका वही कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, इस जर्नल एंट्री का बेसिक लॉजिक क्या है। क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली आपके लिए एक एसेट होता है। तो आप एसेट एक रिकॉर्ड कर रहे हो अपनी बुक्स में, है ना। तो एसेट रिकॉर्ड करने के लिए आपको एसेट को डेबिट करना पड़ता है। और ट्रेडिंग अकाउंट एक प्रकार का बेसिकली नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, बेसिकली एक खर्चा या नुकसान आपका दिखाता है। तो जब भी ये आपके लिए एक प्रकार से आप एक तरह से कुछ इनकम ही दिखा रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट में। अभी नहीं समझ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट्स में समझ आता है। तो बेसिकली अभी के लिए आप खाली समझ लो एक प्रकार का आप अभी इनकम दिखा रहे हो, क्योंकि आप अपनी कुछ एसेट्स ला रहे हो। तो एक प्रकार से आप अपनी बुक्स में कुछ इनकम भी दिखा रहे हो, तो वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सेकंड है, ये जो थोड़ा आपको बेटर समझ आएंगे बाकी सारे एडजस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पहली बात मतलब क्या होता है, वो खर्चे जो करंट ईयर से रिलेट करते हैं लेकिन अभी पे नहीं हुए हैं, विच आर येट टू बी पेड एज ऑन ईयर एंड या एट ईयर एंड। ठीक है, तो आपने एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग करते हैं जनरली। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है
कि जो भी खर्चे या इनकम है जिस साल हो रहे हैं उस साल रिकॉर्ड कर दो। नहीं देखो कि भाई कैश का सेटलमेंट या कैश का रियलाइजेशन कब हुआ। जो खर्चे जिस साल से रिलेट करते हैं उस साल रिकॉर्ड करो, जो इनकम जिस साल से रिलेट करती है उस साल रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो इवन दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस साल के अंत तक अभी मैंने पे नहीं करे, लेकिन वो कोई करंट ईयर से रिलेट करते हैं, इसलिए इनको हमको साल के अंत में बैठ के इनकी कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो क्या आपको एंट्री पास करनी होती है? आपको एक खर्चा रिकॉर्ड करना है, आपको एक खर्चा रिकॉर्ड करना है। बेसिकली आपने साल के दौरान ये रिकॉर्ड नहीं करा होगा, क्योंकि साल के दौरान तो जो खर्चा आपने एक्चुअली पे करा होगा वही आपने रिकॉर्ड करा होगा। तो साल के अंत में जो भी आउटस्टैंडिंग खर्चा रह गया जो करंट ईयर से रिलेट करता है, तो आपको उसके लिए आपको कुछ खर्चा और रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली आपकी जर्नल एंट्री बनती है। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का उल्टा हो गया प्रीपेड एक्सपेंस, जिसका दूसरा नाम होता है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। ये वो खर्चे होते हैं जो आपने कुछ एडवांस में पे कर दिए। मान लो मार्च में मैंने अप्रैल का भी कुछ रेंट वगैरह पे कर दिया, तो वो मेरे लिए हो जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये बेसिकली आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता है। ठीक है, तो अगेन आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। आपको ये नहीं देखना कि आप कैश की पेमेंट या कैश का रियलाइजेशन कब कर रहे हो। जो खर्चा जिस साल से रिलेट करता है उस साल ही रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इवन तो मैंने कुछ खर्चा आज ही इसी साल एडवांस में पे कर दिया, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है, तो अगर आपने जब पे करा होगा ये खर्चा, जब आपने पे करा होगा उस टाइम आपने एक्सपेंस अकाउंट में दिखा दिया होगा डेबिट करके। ठीक है, तो अब आपको साल के अंत में इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो आप एडजस्टमेंट क्या करोगे? जो एक्सपेंस आपने डेबिट कर दिया उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, अपना एक्सपेंस कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपेंस करंट ईयर से रिलेट नहीं करता, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है। और प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो गया आपके लिए? एक एसेट हो गया, ये आपको पता है। एसेट को आप रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट करते हो, तो अकॉर्डिंगली आपकी एंट्री बन जाती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। इसी प्रकार से एक्रूड इनकम की बात करते हैं। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। ऐसा इनकम जो आपने कमा तो लिया लेकिन अभी आपको कैश में मिला नहीं। ठीक है, तो अगेन आपको एक्रूअल कॉन्सेप्ट को याद रखना है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको इनकम जिस साल से रिलेट करती है उस साल से रिकॉर्ड करनी है। इवन तो अभी आपको कैश में नहीं मिली, बट आपको इस साल रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो एक्रूड इनकम आपके लिए एक एसेट हो गया, क्योंकि ये अभी आपको मिलना है, और अकॉर्डिंगली आपको एक इनकम भी रिकॉर्ड करनी है, तो इनकम आप क्रेडिट कर दोगे। तो एंट्री बन जाएगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। इसी प्रकार से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जिसको आप अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हो। ऐसी इनकम जो करंट ईयर से रिलेट नहीं करती, अगले साल से भी रिलेट करती है, लेकिन वो आज ही आपको मिल गई है, तो ये क्या होती है? आपके लिए लाइबिलिटी होती है। तो ये जब आपको मिल गई होगी आज, तो आपने हो सकता है इसको इनकम में रिकॉर्ड कर दिया होगा, हो सकता है क्या कर ही दिया होगा। आपने जब मिली होगी उस टाइम पे इनकम में क्रेडिट कर दिया होगा। तो जो इनकम अभी आपने रिकॉर्ड कर दिया, अब आप उसको कम करनी है, तो इनकम अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री बन जाएगी इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे अभी हम। नेक्स्ट सिक्स्थ एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन की है। डिप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये आपको पता है, जब भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। और ये क्यों होता है? ड्यू टू यूज होता है, ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ टाइम। एफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब टाइम बीत जाना। आप लोग प्रैक्टिकली जानते हो, अगर आज आप एक मोबाइल खरीदोगे तो कल उस मोबाइल की वैल्यू कुछ ना कुछ कम ही हो गई होगी। जिस प्राइस पर आज आपने मोबाइल खरीदा है, कल उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू कुछ कम हो गई होगी। इसी को हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो अकाउंटिंग में हम लोग डिप्रिसिएशन का अगेन ईयर एंड में एडजस्टमेंट करते हैं। लास्ट डेट पे 31 मार्च को बैठ के हम लोग उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाती है? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डिप्रिसिएशन एक खर्चा है, तो उसको आपको डेबिट करना है। और डिप्रिसिएशन से फिक्स्ड एसेट्स आपके कम हो जाते हैं, तो उसको आपको क्रेडिट करना है। तो एंट्री बन गई डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। सेवेंथ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जनरली कम ही देखने को मिलता है, लेकिन आपके एडजस्टमेंट आपको पता होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली मीनिंग क्या होता है? ये प्रोप्राइटर की कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट अलाउ होता है। इट इज एन इंटरेस्ट अलाउड टू द प्रोप्राइटर ऑन हिज और हर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो जो प्रोप्राइटर ने, ओनर ने कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस पे अगर वो उसको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
फर्म के लिए, मतलब बिजनेस के लिए बेसिकली सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते हो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसके तहत इंटरेस्ट जो आप कैपिटल ओनर को पे कर रहे हो वो एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। तो एक्सपेंस को आपको रिकॉर्ड करना है, और इससे क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बेसिकली प्रोप्राइटर या ओनर की कैपिटल बढ़ जाती है, तो कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होता है। तो एंट्री बन जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसी प्रकार से एक और एडजस्टमेंट, आपकी लास्ट एडजस्टमेंट बेसिकली आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। ये इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं, बिजनेस चार्ज करता है फ्रॉम द प्रोप्राइटर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोप्राइटर को मिलता है, यानी अलाउ किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम चार्ज करते हैं, प्रोप्राइटर से चार्ज किया जाता है, यानी प्रोप्राइटर से लिया जाता है। ये क्या इंटरेस्ट होता है? जो भी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कर रहा है प्रोप्राइटर, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट्स कमाए, उस प्रॉफिट्स में से अगर कुछ ड्राइंग्स कर रहा है, निकाल रहा है कुछ प्रोप्राइटर, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है या इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? जर्नल एंट्री क्या होती है? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। बिजनेस के लिए तो एक इनकम है, क्योंकि आप बिजनेस क्या कर रहा है? कैपिटल से ले रहा है, यानी प्रोप्राइटर से ले रहा है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्योंकि प्रोप्राइटर से लिया जा रहा है, तो उससे उसकी कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो एंट्री आपकी बन गई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ये सारी चीजें पढ़ने का कोई फायदा नहीं अगर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ना देख पाए। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, में एक क्वेश्चन है सैंपल के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। चलो, तो क्वेश्चन कहता है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2021। तो जैसा कि मैंने बोला, लास्ट डेट पे जो जनरली इंडिया में फॉलो होता है 31 मार्च ही पड़ता है, तो लास्ट डेट पे हम बैठ के कुछ एडजस्टमेंट्स हमको करनी है। इसको थोड़ा सा जूम और कर लूं क्या? इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। चलो, तो पहली एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव क्या हो गई? ये बेसिकली हो गई आपकी एक्रूड इनकम। ये हो गई आपकी एक्रूड इनकम। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री बन जाएगी? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, शॉर्ट शॉर्ट में लिख लेता हूं, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, या टू इंटरेस्ट अकाउंट, या टू इंटरेस्ट इनकम, मान लो कुछ भी बोल लो, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। और अमाउंट कितना दे रखा है? 10,000 रुपए का, तो अमाउंट आ जाएगा 10,000 का। इसी प्रकार से आगे की एंट्री करते हैं, सेकेंड एंट्री। वो बोलता है सैलरीज ड्यू टू स्टाफ 50,000 रुपए। तो कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, सैलरीज खर्चा होता है हमारे लिए, तो कुछ हमारे आउटस्टैंडिंग खर्चा है सैलरी का जो ड्यू है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। और अमाउंट कितना बता रखा है? 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। थर्ड बोलता है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो रेंट एक्सपेंस होता है और 5,000 का रेंट अगले साल से रिलेट करता है। दैट मीन्स ये क्या है? प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड एक्सपेंस है। तो प्रीपेड एक्सपेंस की क्या एंट्री होती है? थर्ड, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट। अमाउंट है 5,000। अगला, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1,00,000 रुपए। तो आपको 1,00,000 रुपए पे 10% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके उसको एडजस्ट करना है। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंस है आपके लिए, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर बोला था ना? यस, फर्नीचर बोला था, तो टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 10,000। कैसे आया 10,000 का अमाउंट? 1,00,000 का 10%, 1,00,000 का 10%। फिफ्थ,
फिफ्थ कहता है गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर जिसकी सेल्स प्राइस थी 5,000 रुपए, कॉस्ट थी 4,000 रुपए। तो ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का कुछ एडजस्टमेंट दिख रहा है। वो कह रहा है बेसिकली कि हमने कुछ अपने फर्नीचर्स बनाने के लिए कुछ अपने ही गुड्स या अपनी स्टॉक में से कुछ यूज कर लिया जिसकी कॉस्ट थी 4,000 रुपए की। सेल्स प्राइस से हमें कोई लेना देना नहीं है ना। ये कुछ कुछ उस प्रकार की हो गई जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट गुड्स। अगर गुड्स विड्रॉ कर देते हैं या कोई गुड्स यूज कर देते हैं एज फ्री सैंपल बांट देते हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार की कुछ एडजस्टमेंट है ये। तो बेसिकली हम वहां पे भी करते थे, हम परचेज अकाउंट के थ्रू इसको एडजस्ट करते थे। जो भी आप गुड्स परचेज करते हो वो आप डालते हो परचेज अकाउंट में, तो उसमें से अगर आप कुछ यूज कर ले रहे हो किसी और जगह पे तो आपको परचेज अकाउंट से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, परचेज आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो, सेल्स प्राइस पे तो नहीं रिकॉर्ड करते, तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एट कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे देखना थोड़ा सा दिमाग लगा के, हमने फर्नीचर बनाया अपना कुछ, तो फर्नीचर हमारा एक एसेट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया, और परचेज से हम इसको कम कर देंगे क्योंकि हमारी जो भी हमने परचेज कर रखी होगी कॉस्ट पे वो हमने परचेज में डेबिट कर रखी होगी, तो अब आप परचेज से कम कर दोगे। और अमाउंट कितना दे रखा है, 4,000 रुपए, तो कॉस्ट दे रखी है आपको 4,000 रुपीज की। आइए जी, सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ कहता है वो आपसे, रिसीव्ड कमीशन 20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। तो हमें कुछ कमीशन मिला 20,000 रुपए का, लेकिन जो उसमें से आधा था वो एडवांस में मिला, यानी अगले साल से रिलेट करता है। तो ये बेसिकली मेरे लिए क्या हो गई, अनअर्न इनकम हो गई। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, इनकम आपको कम करनी है तो कमीशन इनकम आप कम कर दोगे, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट। बल्कि मैं आपको इसमें ना पूरी एंट्री बता देता हूं, मैं पूरी एंट्री के हेल्प से ही बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो जब हमें कमीशन मिली होगी तो हमने कैश या बैंक में डेबिट किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। तो जब हमें पूरी की पूरी कमीशन मिल गई होगी तो हमने इसको ऐसे एंट्री रिकॉर्ड करी होगी, कितने अमाउंट है, 20,000 रुपए का है, 20,000। लेकिन इसमें से आधा एडवांस में था यानी नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता था, तो उसकी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अब आप क्या करोगे, अपनी इनकम कम कर दोगे, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। इसने बोला 50%, यानी 20,000 का 50%, दैट इज 10,000। तो ये आपकी पूरी एंट्री होती है। मतलब ये लॉजिक होता है आपका बेसिकली, क्यों हम लोग खर्चा या इनकम में से एडजस्ट करते हैं जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज है। ठीक है, जब मिला होगा कमीशन तो मैंने कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट कर दिया होगा। अब मैं उसको क्लोजिंग डेट पे बैठ के एडजस्ट कर रहा हूं अपना, क्योंकि ये कमीशन मेरा इस साल से रिलेट नहीं करता था, आधा कमीशन मेरा नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता था, तो अकॉर्डिंगली मैंने उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। इसके अलावा आपका सेवेंथ और एट्थ है, सेवेंथ कर लेते हैं अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सेवेंथ में यहां कर लेता हूं। सेवेंथ हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका क्या एंट्री बताई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ गया आपका 8,000 रुपए। और अगला लास्ट वो बोलता है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,500 रुपए, तो उसकी क्या एंट्री है, एट कैपिटल अकाउंट अकाउंट डेबिट, मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये आ गया आपका 1,500 रुपए। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एडजस्टमेंट एंट्रीज वाला कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप ये बेसिकली क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से लास्ट आपका कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का, लास्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री
थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर देता हूं। चलिए, ओपनिंग एंट्री का क्या मतलब होता है? इट मीन्स रिकॉर्डिंग क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर। लॉजिकली सोचो, जो भी मेरे एसेट्स लाइबिलिटीज वगैरह आ रही होंगी, जो पिछले साल की क्लोजिंग डेट पे जो भी बैलेंस आ रहे होंगे, वो इस साल मेरे ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे, है ना। तो जब भी हम पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस के तौर पे कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री पास करना। ठीक है, इसको भी एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन भी है। आ जाओ। Following balances existed in the books of Messrs. Anand Stores as on 1st April 2021। अगेन मैंने आपको क्या बोला, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? 1st अप्रैल से लेके 31 मार्च। दैट मीन्स कि 1st अप्रैल 2021 मेरी फर्स्ट डेट हो गई, ओपनिंग डेट हो गई। उस डेट पे आपके पास कुछ बैलेंसेस आ रहे थे। क्या क्या थे? कैश था, एसेट्स में कैश था, बैंक था और स्टॉक था, फर्नीचर था, डेटर्स थे। डेटर्स में क्या क्या थे? एक्स, वाई और जेड। और लाइबिलिटीज थी लोन फ्रॉम विकास 60,000 का, और क्रेडिटर्स थे कुछ टोटल आपके 52,500 के। ए का है 22,500 और बी का है 30,000। तो आपको बेसिकली जर्नल एंट्री पास करनी है ओपनिंग की। तो इसको मैं नीचे पास कर लेता हूं। इसकी एंट्री कैसे पास होती है देखना ध्यान से। आपको एसेट्स लेके आने, एसेट्स लाने के लिए आप क्या करोगे? उसको डेबिट करोगे। तो एक एक करके करना शुरू कर दो। यही कर देता हूं। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट आ गया आपका 60,000 का। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट आ गया आपका 40,000 का। स्टॉक अकाउंट आ गया आपका, स्टॉक अकाउंट डेबिट, यह आ गया आपका 1,50,000 का। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, आपको इंडिविजुअल सारे एसेट्स रिकॉर्ड करने हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना आ रखा है? 43,000। और डेटर्स में आपको इंडिविजुअली नाम दे रखे हैं डेटर्स के, तो आपको अकॉर्डिंगली लेके चलना है। तो डेटर्स आपके एसेट ही होते हैं। तो एक्स, एक्स का अकाउंट डेबिट, वाई का अकाउंट डेबिट और जेड का अकाउंट डेबिट। क्या क्या अमाउंट दे रखे हैं आपको? 35, 50 और 60। 35, 50 और 60। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सारी लाइबिलिटीज भी रिकॉर्ड करनी है। तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दो। लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना मतलब क्रेडिट करना। तो लोन फ्रॉम विकास, तो टू लोन फ्रॉम विकास, टू लोन फ्रॉम विकास। और क्या क्या आपके क्रेडिटर्स हैं? कुछ ए और बी। तो टू एज अकाउंट, टू बीज अकाउंट, ये आपके क्रेडिटर्स हो गए। टू एज अकाउंट, टू बीज अकाउंट। और अमाउंट भी चेक कर लेते हैं। अमाउंट है 60, 22,500 एंड 30। 60, 22,500 एंड 30। ठीक है, तो ये तो आपने अपने सारे एसेट्स और लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दिए। ये आप अपने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज रिकॉर्ड कर दी। अब आप देखोगे तो ये एंट्री आपकी बेसिकली मैच नहीं कर रही होगी। ये एंट्री आपकी मैच नहीं कर रही होगी। टोटल ऑफ क्रेडिट एंड टोटल ऑफ डेबिट अभी मैच नहीं कर रहा। तो जो आपका डिफरेंस आ रहा है ना, वो इस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आपका डिफरेंस आ रहा है, वो हो जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी क्या बोलती है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अकॉर्डिंगली आपकी सारी एसेट्स आ गई, लाइबिलिटीज आ गई, जो बच गया वो हो गया आपका कैपिटल। तो कैपिटल कितना आ रहा है आपका बचा हुआ? ये आएगा 325,500। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, ये आएगा 325,500। बस ओपनिंग एंट्री आपको ऐसे ही पास करनी होती है। तो आई बिलीव ओपनिंग एंट्री एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज का कॉन्सेप्ट इस छोटी सी वीडियो से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा है तो आप प्लीज वीडियो लेक्चर को लाइक कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसी प्रकार के और वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज रह गई हो, या अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट या टॉपिक वीडियो चाहते हो,
तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं। मैं अकॉर्डिंगली आपके कमेंट्स देख के आपको रिस्पॉन्ड भी करने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ आप जो जो कॉन्सेप्ट बोलोगे मैं अकॉर्डिंगली उसके ऊपर वीडियोस अपनी बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप और इस प्रकार की वीडियोस लेक्चर्स के कुछ नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, एक दूसरे की मदद करते रहें और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहें। मैं एक और ऐसी वीडियो लेक्चर में बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय सबको।